गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा किस्वानी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग SPC राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम BA पार्ट 3 के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन में संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर हम अमेरिका जैसे देश को देखें तो ये ऐसा देश है जो कि विश्व में एक महाशक्ति है और यहाँ के लोगों की ये विशेषता है कि वह अपनी समस्या को संपूर्ण मानव समुदाय की समस्या समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अमेरिकी विदेश नीति निर्माण के आधारभूत तत्व, द US फॉरेन पॉलिसी बेसिक फैक्टर्स। किसी भी देश की विदेश नीति उस देश की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधनों, सुरक्षात्मक तनाव, मानवीय स्रोत, जनसंख्या, वैदेशिक मामलों, राष्ट्रीय लक्ष्य, हित आदि पर आधारित होती है। तो अमेरिकी विदेश नीति के कतिपय महत्वपूर्ण निर्माणक तत्व इस प्रकार हैं। पहला है भौगोलिक स्थिति। किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल के द्वारा निर्धारित होती है और एक फ्रेंच राजदूत ने तो अमेरिका के लिए कहा है, ये देश ऐसा भाग्यशाली है कि उत्तर और दक्षिण में तो इसकी सीमाओं पर निर्बल पड़ोसी हैं और पूरब और पश्चिम में मछलियाँ। तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्राकृतिक साधनों का विपुल भंडार है। अमेरिका की आधारभूत नीतियाँ उसकी भौगोलिक स्थिति और पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है। दूसरा, प्राकृतिक साधन। शक्ति का एक तत्व आर्थिक आत्मनिर्भरता भी होता है और अमेरिका आवश्यकता पड़ने पर सभी खतरों का सामना कर सकता है। खाद्य उत्पादन, जो कि कभी गृह समस्या थी, आज अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। तीसरा, सुरक्षात्मक शक्ति। अमेरिका के पास सुरक्षात्मक शक्ति है। अगर हम ये कहें कि अमेरिका के लोगों का विचार है कि विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रम द्वारा सहायता मिलनी ही चाहिए ताकि राष्ट्र को सुरक्षित रखा जाए। चौथा, मानवीय स्रोत। अगर हम ये देखें कि अमेरिकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वो अमेरिकी गैर पश्चिमी देशों के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में बहुत ऊंचा है। अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में इस प्रकार उसकी जनसंख्या के आकार और गुणात्मक विशेषता का महत्वपूर्ण हाथ है। पांचवा, गृह नीति और दबाव गुट। गृह नीति और दबाव गुट अमेरिका विदेश नीति पर इतना दबाव पड़ता है कि अनेक बार अमेरिका की कार्यपालिका के लिए उसकी अवहेलना करना भी असंभव हो जाता है। अमेरिका की फिलिस्तीन संबंधी नीति, जिसमें जो कि अल्पसंख्यक यहूदियों की मांग को ध्यान में देखकर बनाई गई थी, धार्मिक और व्यापारिक संस्थाएं और दूसरे सामाजिक संगठन भी विदेश नीति को अपने हितों के अनुरूप प्रभावित करते रहते हैं। छठा, संवैधानिक बंधन। अमेरिका जो है वो एक जनतंत्रात्मक राष्ट्र है, एक संघीय राष्ट्र है। इसलिए अमेरिका की विदेश नीति को अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ता है। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने विदेश नीति के संचालन में केंद्रीय सरकार के हाथों को पकड़ लिया है। राष्ट्रपति को यदि विदेश नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी है तो युद्ध और संधि आदि के निर्णयों पर उस पर सीनेट का अंकुश लगा दिया है। सातवां, दलगत सहयोग। अमेरिकी की विदेश नीति का निर्माण बहुत कुछ दलगत सहयोग पर निर्भर करता है। विदेश नीति के संचालन में उस समय बहुत कठिनाई होती है जब राष्ट्रपति उस दल का नेता नहीं होता है जिसका कांग्रेस में बहुमत होता है। अमेरिका राष्ट्रपति जब बिल क्लिंटन थे तो उसकी विदेश नीति के साथ साथ CTBT, जो कि व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि थी, उसके भविष्य को बहुत झटका लगा जब रिपब्लिकन के वर्चस्व वाली अमेरिकी सीनेट ने इसका अनुमोदन ही नहीं किया। तब अमेरिकन राष्ट्रपति क्लिंटन ने सीनेटरों से अपील भी की थी। इस प्रकार राष्ट्रपति पद पर उसकी विदेश नीति पर दलगत सहयोग का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हम करेंगे
अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि प्रत्येक राष्ट्र के अपने स्वार्थ होते हैं और जिन पर वह अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसका अपवाद नहीं है। अमेरिका के विदेश नीति के निम्नलिखित लक्ष्य हैं। पहला है राष्ट्र सुरक्षा। प्रत्येक देश की विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा होता है और अमेरिकी देश की विदेश नीति का भी यही लक्ष्य है। इसलिए अमेरिका यूरोप, एशिया और अफ्रीका में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। यूरोप में पश्चिमी जर्मनी और एशिया में जापान और पाकिस्तान का समर्थन उसकी इसी आवश्यकता पर आधारित रहे हैं ताकि सोवियत संघ और साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध एक शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सके। दूसरा है जनतंत्र की रक्षा। अमेरिका जनतंत्र का रक्षक है। प्रथम महायुद्ध उसने जनतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा था और द्वितीय महायुद्ध के समय भी रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करना और संसार में प्रत्येक स्थान पर 4 स्वतंत्रताओं, पहला भाषण की स्वतंत्रता, दूसरा धर्म की स्वतंत्रता, तीसरा अभाव से स्वतंत्रता, चौथा व्यय की स्वतंत्रता की स्थापना करना बताया था। तीसरा है साम्यवाद का अवरोध करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वर्ल्ड 2 गुटों में बंट गया था, एक गुट का नेता अमेरिका था और दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने का दृढ़ संकल्प ले रखा था। चेस्टर बोल्स के शब्दों में, युद्ध के बाद अमेरिकी कूटनीति साम्यवाद को उसके विस्तारशील सोवियत और चीनी रूपों में विशाल रूस और चीनी सीमा के चारों ओर शक्ति की स्थितियां उत्पन्न करके रोक करने की बात कही जा रही थी। इसके लिए अमेरिका ने प्रत्येक सोवियत विस्तारवादी कार्य के मार्ग में विघ्न डालने का निश्चय किया। चौथा, तनाव कम करना। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही पारस्परिक तनाव को कम करने की चर्चा करते रहे और दोनों ही एक दूसरे पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाते रहे। अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963, 1968 की परमाणु अप्रसार संधि, सॉल्ट प्रथम द्वितीय समझौते और INF संधि 1987, स्टार्ट संधि 91 और 93 पर दोनों महाशक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर इस विचार को समर्थन मिलता है कि अमेरिका सोवियत संघ और रूस के साथ, सोवियत संघ जो कि विघटन के बाद रूस कहलाता है, अपने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना चाहता है। पांचवा, विश्व शांति। 1955 में कहा गया कि हमारी विदेश नीति का व्यापक लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के लोगों में शांति और स्वतंत्रता का सुख भोगने का अवसर प्रदान करना है। छठा, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण। सोवियत संघ के अवसान के बाद राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य घोषित किया। ये ऐसी विश्व व्यवस्था होगी जिसमें अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव होगा और दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा और संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय अमेरिका विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप होंगे। अगर हम आज भी देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव है। ये विश्व की एकमात्र महाशक्ति है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता और उसको कोई ललकार भी नहीं सकता। उसके पास परमाणु अस्त्रों की प्रचंड शक्ति है। इस समय विश्व की आय का 1/3 हिस्सा अमेरिका में उत्पन्न हो रहा है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश है। विश्व व्यापार का 5वां हिस्सा अमेरिका से होता है। अमेरिका की भूख इतनी अधिक है कि विश्व के अधिकतर देश अपने निर्यातों के लिए अमेरिका पर निर्भर हो चुके हैं। इंटरनेट आदि के तकनीकी आविष्कारों से वहाँ के पूंजी बाजारों में तेजी आई है। विश्व की पूंजी अमेरिका की ओर दौड़ रही है और डॉलर की मांग में वृद्धि हो रही है। डॉलर के दृढ़ होने से दूसरे देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में रखना पसंद करते हैं और डॉलर की ताकत से ही अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ पर दबाव में वृद्धि होती जा रही है। अगर हम देखें तो ये संस्थाएं भी अमेरिका के इशारे पर कार्य करने लग गई हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं भी उसकी मुट्ठी में हैं। अगला बिंदु है आतंकवाद का उन्मूलन। 11 सितंबर 2001 से पूर्व अमेरिका विश्व में उग्रवाद को रोकने के लिए नाटकीय वक्तव्य देता रहा। भारत जैसे देशों में आतंकवाद निर्दोष लोगों की देह तक को झुलसाता रहा और अमेरिका शाब्दिक संवेदना प्रकट करते अलग खड़ा रहा। भारत के द्वारा ठोस सबूत पेश करने के बावजूद पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने को भी अमेरिका तैयार नहीं था। अब अमेरिका राष्ट्रपति ये कहते हैं, जब विश्व व्यापार केंद्र और पेंटागन पर हमला हुआ तब अमेरिकी राष्ट्रपति ये कहते हैं कि हमारे देश के खिलाफ युद्ध की कार्यवाहियाँ हैं। ये छद्म युद्ध है और इस युद्ध को जीतने के लिए अमेरिका कृत संकल्प है। अमेरिका ने बदले की कार्यवाही के लिए विश्वव्यापी समर्थन जुटाने का प्रयास किया और अमेरिका के अनुसार ये आतंकवादी हमले अमेरिका के खिलाफ युद्ध नहीं बल्कि ये युद्ध समूची सभ्यता के खिलाफ है। इस प्रकार अमेरिकी विदेश नीति के ये उद्देश्य हैं जिनका हमने अध्ययन किया था। कल हम अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।